नमस्कार। मेरी मित्र मंडली एक साहित्य क्रांति के इस आधिकारिक पेज पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है एक लघु कथा जिसका शीर्षक है गठबंधन। लपक चंद जी अपने बचपन से ही बड़े सेवाभावी रहे हैं। स्कूल में कोई भी बच्चा अगर अपना लंच बॉक्स लाना भूल जाता तो बालक लपकू अपना लंच झटपट खत्म करने के बाद दूसरे बच्चों के लंच के डिब्बों में से थोड़ा थोड़ा निकाल उस बिना लंच बॉक्स वाले बच्चे को बांट देता। सेवा भाव के साथ साथ इनमें तर्कशीलता की खूबी भी इतनी थी कि किसी भी गधे को अफगानी घोड़ा होने का आभास करा दें। एक यही खूबी तो है जो लपक चंद जी में स्थायी निवास करती है, वरना कुछ निर्धारित अवधि के बाद तो इनका किरदार बिल्कुल बदल जाता है। अपने जीवन के बहुमूल्य 4 वर्षों तक नकली डिग्रियां बेचने के बाद उन्हें ज्ञान हुआ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है और इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। वैसे डिग्रियां बेचने का काम लपकू जी चरस के नशे में पागल हो करते थे और पागल आदमी को तो खून भी माफ होते हैं, ये तो छोटा अपराध था। इसलिए अपने पिछले पापों को उन्होंने खुद ही माफ कर दिया। सुना है महर्षि वाल्मीकि भी कभी रत्ना डाकू थे और कईयों को लूटा कईयों को मारा होगा, लेकिन जब सुधर गए तो महर्षि हुए। अब डिग्रियों के धंधे के कारण पढ़ाई तो हो नहीं पाई, लेकिन भला हो मार्क जुकरबर्ग का जिसने फेसबुक यूनिवर्सिटी का आविष्कार किया। फेसबुक के कारण लपक चंद जी के ज्ञान में कोई कमी नहीं रही और ज्ञान भी मानव जीवन के हर क्षेत्र का। कभी कभी तो कैंसर से हार्ट अटैक तक की भयानक बीमारियां जिनका लोग नाम लेने से भी डरते हैं, उनका इलाज लपक चंद जी बता देते हैं। इसलिए ये डॉक्टर लोग भी इनसे ईर्ष्या करने लगे हैं। फेसबुक के आने से पहले सर्वधर्म संभाव की बात करने वाले लपकू जी आजकल अपने धर्म के प्रकांड ज्ञाता और कट्टर धार्मिक व्यक्ति हैं। क्योंकि हर धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी अक्सर एक बहुत बड़ा समाज सुधारक होता ही है। इसी नाते लपक चंद जी आजकल गांव गांव घूमकर सेवा कार्य और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। लोगों को छोटे मोटे काम दिलवाना, खुद को मिले ठेकों से थोड़ी बहुत कमीशन ले किसी बेरोजगार को दे देना और फिर निश्चिंत हो बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ना लपक चंद जी की दिनचर्या है। जिन लोगों को देश समाज के लिए कुछ करना नहीं होता, उनका तो एक ही तर्क है, सब अपना काम ईमानदारी से करें। दुकानदार सही कीमत पर सही तोल कर सामान बेचें। सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। सरकारी राशन डीलर अपना राशन दुकानदारों को ना बेच गरीबों को ही बेचें। टैक्स दाता सही समय पर टैक्स भरें। अपराध रोकने वाले मुलाजिम ईमानदारी दिखाएं। नेता लोग भेदभाव न करें, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा होता तो इस आदर्श स्थिति में तो किसी भी समाज सेवक को अपनी नौकरी से समय निकाल या काम धंधा छोड़ सेवा कार्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर समाज सेवक के जीवन में एक ध्येय होता है, वो उस ध्येय को लेकर चलता है और उसके आगे अपनी नौकरी या धंधे से बेईमानी कोई बड़ी बात नहीं रहती। लपक चंद जी किसी की परवाह नहीं करते और अपने मिशन पर लगे रहते हैं। अरे छोड़ो लपक चंद, रहने दो ये बेकार की बातें। जिस गांव में मुर्गा ना हो तो वहां भी सवेरा होता ही है। जब तुम समाज सेवा नहीं करते थे और मैं तुम्हें चंदा नहीं देता था, तब भी ये गांव था और तब भी ये लोग खाना खाते थे। दुकानदार ने चंदा लेने आए लपक चंद जी से कहा। दुकानदार को समझाते हुए लपक चंद जी बोले, सवेरा तो हर जगह होता है, लेकिन मुर्गा सबको समय पर जगाने का काम करता है। मेरे सोशल वर्कर बनने से पहले यहाँ काम धंधे बाहर वाले लोग ले जाते थे। अब बाजार की सभी रेहड़ियां मैंने अपने और परिवार वालों के नाम ले ली और किराए पर यहाँ के गरीबों को दी। इसी मुर्गे ने तो यहाँ जगाया सबको। हा हा हा। कपड़े तो तुम सफ़ेद पहने हो बॉयलर मुर्गे की तरह, लेकिन जरा महंगे हो देसी मुर्गे की तरह, मजाकिया अंदाज में दुकानदार ने कहा। इस पर कुछ नाराजगी जताते हुए लपक चंद ने कहा, पिछले 2 वर्षों से तुम चंदा देते आ रहे हो, जिससे मैंने कई गरीबों की मदद की और तुम घर बैठे पुण्य के भागी बने। अब चंदा नहीं देना तो ना दो, लेकिन मेरी बदनामी तो मत करो। देखो भाई,
मैं व्यापारी आदमी हूँ, सब जानकारी रखता हूँ। जो रेहड़ी म्यूनसिपल कमेटी 300 रुपये में देती है, तुम उसको गरीबों को 3000 रुपये महीने पे आगे देते हो। पिछले साल 2 रेहड़ी मैंने भी रखी थी और अपने पुराने नौकर को 1000 रुपये महीने पे दे दी थी। अब आई ना समझ कि मैं बॉयलर और तुम देसी हो। छोड़ो भाई, चंदा नहीं देना तो मत दो, मगर इतना तो तुम भी समझते हो कि पूरा दिन समाज सेवा में निकल जाता है, फिर तेल खर्चा तो निकालना ही चाहिए। नकली हंसी के साथ लपकचंद जी बोले और बिना चंदा लिए अगले मिशन पर निकल गए। देखो भाई, अगर आज के बाद तुमने अपनी रेहड़ी पर इन प्लास्टिक के लिफाफों में सामान बेचा तो समझ लेना पूरे शहर में तुम्हें कहीं रेहड़ी नहीं लगाने दूंगा। पूरे दिन रेहड़ी पर मेहनत कर लिफाफों में आटा दाल लिए घर को जाते हुए चुन्नी लाल से लपकचंद ने धमकी देते हुए कहा। अब कहते भी क्यों ना, इन्हीं लिफाफों की वजह से पूरे विश्व में प्रदूषण फैला हुआ है। चुन्नी लाल ने अपने बेटे की फेसबुक पर लपकचंद की फोटो नए म्युनिसिपल अफसर के साथ देखी थी, इसलिए धमकी से डरना तो वाजिब ही था। फिर भी उस गरीब ने डरते हुए कहा, लपकचंद जी, लिफाफे तो मैंने आप ही की फैक्ट्री से लिए हैं और आपके नौकर ने बेचते वक्त कहा था कि ये वाले लिफाफे पर पाबंदी नहीं है, इनमें सामान बेच सकते हैं। अबे अनपढ़, साल भर पहले जब लिफाफे बैन हुए तब इन लिफाफों पर पाबंदी नहीं थी, अब तो ये भी बैन है। पुराने लिफाफे बेचेगा और बदनामी मेरी फैक्ट्री की करेगा। मेरी ही गलती है, तुम जैसों को तो रेहड़ी दिलवानी ही नहीं चाहिए। नहीं साहब, गलती मेरी ही है, आप नाराज ना हो। मैं कल से ये लिफाफे नहीं रखूंगा, बस मेरी रेहड़ी को उसी जगह पर लगने देना। हाथ जोड़कर खड़े चुन्नी लाल पर लपकचंद जी को दया आ गई। समाज सेवी तो होते ही दयालु हैं। कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर जाओ, और हाँ, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। लपकचंद जी के ये शब्द सुनकर चुन्नी लाल लाखों दुआएं देता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। ग्रामीण जीवन में एक बात तो आम है, हर घर में खाना हो ना हो, लेकिन कोर्ट कचहरी में एक आधा केस हर घर का होगा ही होगा। चुन्नी लाल के भाई दीवान चंद का भी अपने पड़ोसी से खेतों को लेकर कई वर्षों से झगड़ा चल रहा था। चुन्नी लाल ने फेसबुक पे, अपने बेटे की फेसबुक पे लपकचंद का फोटो जो तहसीलदार साहब के साथ है, दीवान चंद को दिखाकर सलाह दी, तुम लपकचंद की मदद क्यों नहीं लेते? उसकी तहसीलदार, डीसी साहब और भी बड़े बड़े अफसरों से बहुत पहचान है, 1-2 तारीखों में ही फैसला करवा देगा, और वो तुमसे लेगा भी क्या, कभी 2 लोगों में उसकी तारीफ करने को बोलेगा, कर देना। खैर, गरीब मुसीबत में कर भी क्या सकता है। देवी देवताओं या पीर फकीरों के माथा टेके, या कोई लपकचंद जी जैसा समाज सेवी हो तो उसको माथा टेके। दोनों भाई लपकचंद की कोठी पे पहुंचे। पूरी दास्तान सुनने के बाद फोनों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले पटवारी, फिर तहसीलदार, फिर कानूनी राय के लिए वकील साहब, और अंत में लपकचंद जी बोले, देख दीवानू, जमीन के झगड़े सालों साल चलते रहते हैं। माना कि खेत तेरे हैं, मगर सामने वाली पार्टी तगड़ी है। तू एक काम कर, जमीन बेच दे और जो भी दाम मिले बस जमीन निकालने वाली बात कर। दीवान चंद की आंखें छलकने लगी। आंखें पोंछते हुए बोला, जमीन तो माँ होती है और मेरे पूरे परिवार को पालते हैं मेरे खेत, लेकिन जो विधाता को मंजूर है वही सही। मगर इस झगड़े वाली जमीन को खरीदेगा कौन? चुन्नी लाल बोला, साहब, आपकी तो बहुत जान पहचान है, आप ही खरीद लो। मेरे पास इतनी जमीन है, मैं क्या करूंगा इसके खेतों का, वो भी इतने दूर। मुंह बनाते हुए लपकचंद जी बोले। आखिरी आस भी अब मरती नजर आ रही थी। अब आगे दीवान चंद को मिन्नतें करते हुए बोला, साहब, आपकी इतनी जान पहचान है, कोर्ट कचहरी, मंत्री संतरी, हर जगह, अगर आप ये खेत नहीं लेंगे तो और कौन खरीदेगा? अब तुम इतना ही परेशान हो तो कोई बात नहीं, मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन कागज बनने के बाद, और हाँ, मैंने पटवारी से सब जानकारी ली है, तो 70,000 रुपये दूंगा मैं। साहब, 1 कनाल का खेत है वो, और इतनी कम कीमत? हाँ, वो पता है मुझे, लेकिन जब तुम्हारा होता तो वो 7 लाख में बिकता। वो तो किसी के कब्जे में है। कागज बनाकर अपने नाम करूंगा तो वो खेत मुझे 10 लाख में पड़ेगा। तुम पे तरस खा के इतनी कीमत दे रहा हूँ, लेकिन
नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। लपक चंद के कथन सुन दीवान चंद को लगा कि नेकी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है संसार में। फिर भी भाई ने भी इशारा कर दिया, जो मिल रहा है उसी में संतुष्टि कर लो, ऐसा नेक आदमी गलत कर ही नहीं सकता। खैर अगले 1-2 घंटे में पैसा दे दिया गया और इकरारनामा भी बनवा लिया गया। बेचारा दीवान चंद जमीन कोड़ियों के भाव नीलाम होने से इतना दुखी नहीं था जितना इस सोच से दुखी था कि भले मानुष लपक चंद जी को ना जाने जमीन का कब्जा कब मिलेगा, कब तक उनको कोर्ट कचहरी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। लेकिन इस देश में जो काम कानून की सहायता से असंभव लगता हो, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से संभव हो जाता है। 1 सप्ताह के भीतर ही लपक चंद उन खेतों का मालिक बन गया। कैसे बना, दीवान चंद को कोई खबर नहीं। लेकिन एक बात अजीब थी, जमीन दीवान चंद की बिकी, मगर ठाठ बाट तो चूनी लाल के नजर आ रहे थे। ना जाने इतना पैसा कहाँ से आया। दीवान चंद की जमीन बिकने के बाद चूनी लाल रेहड़ी भी नहीं लगाता और सुबह से शाम तक शराब के नशे में रहता। अति हर चीज की बुरी होती है। शराब की अति ने साल भर में चूनी लाल को बिस्तर पर लेटा दिया। सबसे पहले अगर कोई मदद को पहुंचा तो वो थे लपक चंद जी। शराब के लिए पैसा किस्तों में मिले तो चलता है, लेकिन लीवर खराब होने के बाद इकट्ठा पैसा हो तो ही बात बनती है। खैर उस फरिश्ते ने झट से 70,000 की रकम चूनी लाल के हाथ पे रख दी और एक कागज पर दस्तखत भी करवा लिए, ये कहकर कि तुम्हारे इलाज के लिए कागज बना लूंगा, और हाँ, लंबरदार अगर फोन करे तो मत उठाना, आजकल वो अपनी पावर का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है, रोज तहसीलदार साहब के दफ्तर ही बैठा रहता है। दीवान चंद मन ही मन सोचने लगा, अगर लंबरदार तहसीलदार के दफ्तर नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा, लपक चंद, पर क्यों। लेकिन चूनी लाल बेफिक्र हो इलाज कराने एक बड़े अस्पताल शहर में जाकर भर्ती हो गया। अपने तो अपने ही होते हैं। दीवान चंद भी अपने 70,000 साथ लेकर अपने भाई के साथ ही चला गया। महीने भर अस्पताल में रहने के बाद दोनों भाई गांव वापस पहुंचे तो दूसरे ही दिन लपक चंद जी पटवारी के साथ घर आ पहुंचे। पटवारी ने चूनी लाल को एक इकरारनामा दिखाकर कहा, अब बताओ कौन से 7 कनाल के खेत के कागज बनाने हैं जो तुमने 8 लाख में लपक चंद जी को बेचे हैं। अनपढ़ चूनी लाल कागज तो पढ़ नहीं सका, लेकिन स्टाम्प पेपर देखकर समझ गया कि वो गठबंधन जिसके चलते उसने अपने भाई तक की जमीन बिकवा दी, आज उसी पर भारी पड़ गया। भीगी आंखों में लाचारी और पश्चाताप के आंसू लिए बोला, पटवारी साहब, बस बच्चों के सर ढकने के लिए ये घर बच जाए, बाकी आप देख लें। जिस चिंगारी को चूनी लाल ने अपने गांव में ये सोचकर शरण दी थी कि पूरे गांव को जलाकर वो गर्मी की अनुभूति करेगा, आज अपना घर भी उसी चिंगारी में जलता देख अपने उस गठबंधन पर पछतावे के अलावा वो कर भी क्या सकता है। धन्यवाद।